नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो शुरू करने वाले हैं। और इसमें भी लास्ट 8th क्लास की तरह ही कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। और ये 6 चैप्टर 6 के 6 भारत के भूगोल से संबंधित हैं। तो रीट के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीट के लिए तो ये बहुत है। और बाकी जो आगे फिर दूसरे एग्जाम है, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर चाहे जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं या बाकी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस की हो, एसआई, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की, तो उनके लिए ये एक बेस का काम करेगा। और रीट के विद्यार्थियों के लिए तो ये सफिशिएंट है चीज़ें, तो ये पढ़ेंगे हम। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्या प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व का कुल कितना जनसंख्या घनत्व है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें देखिए चैप्टर कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है भारत का आकार और स्थिति, उसके बाद है भारत का भौतिक स्वरूप, फिर अपवाह है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी और जनसंख्या। तो ये सब इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए भारत के मैप में, वो ज़्यादा अगर इसको करेंगे जूम तो फिर ये सारा एक साथ मैप दिखेगा नहीं आपको। ये देखिए, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। पहली बात तो है कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कई बार एग्जाम में वो ऐसे लिख देता है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो एक पॉइंट है, इसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। और सारे ही करते हैं, चाहे आरएस का विद्यार्थी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो। ये एक दिमाग में रह जाता है कि भारत के अंदर ये स्थिति किसकी तरफ हो गई? वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ। तो वो पश्चिम का नाम आते ही इस देशांतर के साथ में भी वो पश्चिमी देशांतर जोड़ देते हैं, जबकि ये पश्चिमी देशांतर नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है। इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214, यानी 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो ज्यादा है, 3214, और पूर्व से पश्चिम 2933। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इधर। और इसमें देखिए 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो यहां वृहत निकोबार का सबसे दक्षिणतम भाग है, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो वो है। और अगर मुख्य भाग लिखा हुआ है एग्जाम में या स्थल भाग लिखा है, इस प्रकार से आता है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर ये लिखा है कि संपूर्ण भारत का बताइए या जिस तरह का क्वेश्चन होता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी में, यानी 23.5 डिग्री अपने बोल देते हैं इसको, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार से ज्ञात करो।
भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहते थे 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये महत्वपूर्ण है चीज। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7 जो बड़े देश हैं वो 7वां नंबर है भारत का। तो भारत से बड़े फिर और कौन से हो गए? तो यहां देखिएगा, ये सबसे ऊपर है रूस। रूस के बाद में सीधे चले जाओ इधर, ये आ गया कनाडा। कनाडा के बाद वापस कहां आ जाओ? एशिया महाद्वीप में आ जाओ, यहां आ गया चाइना। वापस चले जाओ अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, ये 4 नंबर पे आ गया यूएसए। 1 2 3 4। उसके बाद 5वें नंबर पे इधर नहीं आना, सीधे इधर चले जाओ दक्षिणी अमेरिका की तरफ, ब्राजील। 6 पे इधर चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। 7 पे इधर आ जाओ भारत। बस हो गई ये। और 8वें नंबर पे भी देखना चाहो तो इधर दक्षिणी अमेरिका में आता है अर्जेंटीना। 9 पे आता है कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया। तो याद करना बहुत आसान है, चाहे कोई ट्रिक से याद करो। तो 1 नंबर पे रशिया, फिर 2 पे सीधा इधर चले जाओ उत्तरी अमेरिका। 3 पे वापस भारत आ जाओ, चाइना इस तरफ एशिया महाद्वीप में, तो चाइना हो गया 3 नंबर पे। 4 पे वापस अमेरिका महाद्वीप चले जाओ तो यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 पे सीधा इधर आ जाओ दक्षिण अमेरिका की तरफ। तो अगर आपने मैप देखा इधर का तो ब्राजील बहुत बड़ा देश है यूं। दक्षिण अमेरिका को देखोगे तो आपको ब्राजील ही ब्राजील नजर आएगा। और 6ठे पे इधर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे इधर चले जाओ तो ये क्या हो गया? भारत। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो सिर्फ स्थल सीमा रेखा है वो भारत की 15,200 है। और अगर आप इसमें द्वीपों की बात करेंगे तो उनकी है 7,516.6। दोनों को मिला दो तो भारत की संपूर्ण सीमा आ जाएगी। भारत के उत्तर पश्चिम और भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। आप भारत की स्थिति देखेंगे तो ऊपर आपको हिमालय पर्वत नजर आएगा। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर यह संकरा होता गया है। तो ये इसके किसके, ये भारत की बात कर रहे हैं यहां इसको पूरा यहां इनको लिखना चाहिए था भारत का, नहीं तो ऐसा लगता है कि नवीनतम वलित पर्वत की ही यहां बात कर रहा है। ये किसके बारे में? यहां भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ये देख लो आप, ये आप मैप में देखेंगे तो दक्षिण का भूभाग जो उत्तर में चौड़ा है तो ये है ही जो प्रायद्वीपीय पठार है। और ये 24 है यहाँ पे, ये 23.5 डिग्री आ गया, ये 20 21 22 लगभग 22 ऐसे यहाँ है इस प्रकार से। तो दक्षिण की तरफ 22 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर ये संकरा होता गया है। तो ये हो ही रहा है ना संकरा इस प्रकार से, ये यूं। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अक्षांश है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। वो आपको बताया था उत्तर से दक्षिण का कितना है, 3214 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो है वो है 2933। इस तरीके से याद करोगे तो याद रह जाएगा। उत्तर से दक्षिण क्या है, 3214 और पूर्व से पश्चिम का 2933। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में
2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर अपने आप ही हो गया, क्योंकि जो 15 डिग्री जो होता है देशांतर, तो 15 डिग्री देशांतर का मतलब जो है उसका मतलब है लगभग 1 घंटा। आपको मैंने शुरू में चीजें सारी समझाई थी। तो 2 देशांतर के मध्य पृथ्वी कितने समय में दूरी तय करती है? 4 मिनट में। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो 1 घंटे में जो है वो यानी 60 मिनट में जो है ये 15 देशांतर क्रॉस कर जाती है। तो लगभग 30 वो देशांतर का फर्क आ जाएगा, 68 60 से 97 25 में लगभग। तो फिर वो 2 घंटे का अंतर अपने आप ही हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। तो ये अब इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो जो भी इनके बंदरगाह वगैरह हैं उससे पश्चिम के कंट्री और जो पूर्व के कंट्री है उनके साथ में संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, किसका? हिंद महासागर। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो हालांकि भारत के लिए तो अगर ये देखा जाए तो कोई स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि जहां पहले अंग्रेजों को पूरा इस तरह से ये यूरोप महाद्वीप, ये भारत यहाँ, तो पूरा इनको अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करके और फिर यहाँ भारत आना पड़ता था। तो जो ही यहाँ पे ये बीच में स्वेज नहर बन गई, तो ये जो इतनी दूरी यहाँ पूरे अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगा के जाना पड़ता था, वो दूरी कम हो गई। तो पहले जहाँ एक जहाज को भारत से यूरोप जाने में कोई 1 महीने का समय लगता होगा, अब मुश्किल से 5 से 7 दिन में ही पहुंचने लग गया होगा। मतलब एक एवरेज आपको बता रहा हूं कि इतना 7000 किलोमीटर कम नहीं होता, इतनी दूरी कम हो गई। तो भारत का तो नुकसान ही हुआ था उसको। जहां पहले 1 महीने में एक जहाज जाता होगा यहां से सारा सामान लेकर के, कच्चा माल लेकर के, वो अब फटाफट जहाज जाने लगे, रहने लगे वो। तो भारत को लूटने की जो गति है वो क्या हो गई? ज्यादा तेज हो गई। तो आपके तो एग्जाम के दृष्टिकोण से कि स्वेज नहर कब? 1869 में। लेकिन भारत को तो कोई लाभ नहीं था, इससे नुकसान ही हुआ ऐसा होने से। ये विश्व के 7 बड़े देश हैं, तो ये इनका क्षेत्रफल है कि कितना कितना क्षेत्रफल है प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। 17.09, 9.98, 9.83, 9.60, 8.51, 7.69 और 3.28। तो 3.28 से मतलब यहाँ है 32 लाख। 3.2 ये 32 लाख हो जाएगा, ये 76 लाख, ये 85 लाख, ये 96 लाख, ये 98 लाख, ये 99 लाख और ये 1,70,00,000। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी। और ये मैप मैं आपको बता दिया। ये पाकिस्तान आ जाएगा इधर, ये भारत, और ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। वैसे बांग्लादेश की स्थिति भी आप ऊपर से ऐसे देखोगे तो लगेगा जैसे भारत ही है ये, यहाँ से थोड़ा, और यहाँ से ये वाला हिस्सा इतना देखोगे और इतना इसको बांग्लादेश को देखोगे तो आपको मिलते जुलते दिखेंगे ये थोड़े। और
ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य में से निकलती है। कितने स्टेट में से निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों में से। गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान के बाद में इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में आ जाएगा ये आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के लगभग ये बीच में से निकलेगी, और फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो उड़ीसा भी देता है, तो उड़ीसा में से नहीं निकलती, ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश में से निकलते हुए ये कौन सा है? ये त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो इस तरफ के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरफ के 6 स्टेट हैं, इनमें से कर्क रेखा निकलती है। और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कौन कौन से स्टेट में से निकलती है? तो ये 5 स्टेट में से है। कौन कौन सा हो गया? एक तो यूपी हो गया, यूपी के बाद में थोड़ी सी एमपी का लगभग जो पूर्व वाला भाग है, लगभग एमपी अब यहाँ समाप्त होने वाला सा होगा, थोड़ा सा एमपी यूँ मान लो इतना सा, तो इतना सा एमपी में से निकलेगी। और उसके बाद कौन सा स्टेट आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में फिर यहाँ कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में से भी कोई ज़्यादा नहीं निकलती, थोड़ा बहुत पश्चिम की तरफ से साइड में से निकलती है, और फिर है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट में से निकलती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसमें ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जिनमें से कर्क रेखा भी निकलती है, और ये जो है मानक यामोत्तर रेखा ये भी निकलती है। ऐसे कौन से स्टेट हैं? तो आप एक तो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में से दोनों निकलती है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा भी निकलती है, और ये यामोत्तर जो रेखा है ये भी निकलती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है पूरा मैप में। कि किस प्रकार से ये व्यापार, ये वायु मार्ग हैं, और जो डॉट डॉट वाले हैं वो सारे समुद्री मार्ग हैं। ये भारत से यहाँ मुंबई से ये इधर अफ्रीका महाद्वीप की तरफ जा रहे हैं। ये लाल सागर वही स्वेज नहर क्रॉस करते हुए अंग्रेज यहीं से ले गए थे सारा सामान। इधर के जो बंदरगाह होते थे पश्चिम के, ये यहाँ से सामान इकट्ठा कर करके और ये इसी स्वेज नहर से निकल कर इधर निकल जाते थे। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर के था। उत्तर पर्वत के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना नहीं है, बाकी चीजें ध्यान में रखनी है। भारत के पड़ोसी देश, भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इसमें आप चेंज हो गए, आप ध्यान रखना। ये 288 याद रख लेना, 288 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे? जम्मू कश्मीर राज्य जो था पहले, उसके 2 क्या बना दिए गए थे? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो ये 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। और चूंकि एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो राज्य 28 रह गए, केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। और फिर लास्ट बार जो दमन दीव
और दादर और नागर, इन दोनों को एक कर दिया। तो एक कर दिया तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह वो एक रह गए, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य 28 हैं, तो 288 ध्यान रख लेना वर्तमान में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभु सत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। 2 तरह के शासन थे, एक प्रांत और एक रियासत। प्रांत वो थे जहां अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, और रियासतों की बात करें तो रियासतों के अंदर सिस्टम वही था कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। अंग्रेज जो है उनका एक तरह से इन पर आधिपत्य था, और इनको हर वर्ष अंग्रेजों को जो है वो कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ता था। तो एक तरह से गुलाम ही है। बाकी वो था कि स्वतंत्र पूरी तरीके से नहीं थे। स्वतंत्र होता है जो राज्य का मतलब है कोई रियासत, और रियासतों का मतलब था अपने आप में देश। तो स्वतंत्र उसको कहते हैं जो अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र हो, अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राज्य के साथ में, किसी दूसरे देश के साथ में क्या संधि करनी है, क्या क्या नहीं करना है, इन सब मामलों में जो स्वतंत्र होता है उसे ही हम एक तरह से स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता इन रियासतों को नहीं थी। अंग्रेजों के बिना कहे बिना यह कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि इतने बड़े भारत पर अब 565 के आसपास रियासतें थी, तो अब अंग्रेज इतनी रियासतों पर शासन कैसे करें। यह तो ब्रिटिश प्रांत के अलावा की बात है, 565 रियासतें। तो फिर उन्होंने रियासतों से क्या करना कि इनसे तो हमें पैसे ले लेंगे और बाकी जो है हम डायरेक्ट शासन करेंगे। और उस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर 55% भाग जो था वो ब्रिटिश प्रांत था, और 45% भाग जो है ये था रियासतों वाला। और इस 45% रियासतों वाले भाग के अंदर 565 रियासतें थी, और 565 रियासतों का मतलब है अपने आप में देश। जैसे मेवाड़ भी एक रियासत है, जोधपुर भी एक रियासत थी, बीकानेर भी एक रियासत थी, उसी प्रकार से 565 रियासतें थी। तो ये राज्य सीमाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो राज्य सीमाओं के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां एक ये चेन जो हुआ है ऐसे, ये जे.एंड.के जो है ये पूरा अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पूरा जो भाग है ये लद्दाख है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है ये पाकिस्तान रहा, और इसके साथ सीमा है ये ऊपर अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगती है, इधर ये चीन के साथ में लगती है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है। तो इनके साथ में जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये तो श्रीलंका रहा, दक्षिण का मोती कहते हैं इसको, और ये है मालदीव। तो मालदीव के साथ भी भारत की सीमा लगती है जो जलीय सीमा है। और इसके अलावा श्रीलंका के साथ भी भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो ये लक्षद्वीप का तो 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को इसे अलग करता है मालदीव से, और बाकी श्रीलंका है तो यहाँ पे पाक जल संधि है। जल संधि क्या होता है, 2 बड़े समुद्री भागों को या 2 बड़े सागरों को जोड़ने वाला जो पतला एक संकरा रास्ता होता है जल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं।
अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में देखो, ये बस हो गया ये चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। चार उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर छानिए, चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके बाद है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यह हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? यह बहुत शानदार प्रश्न है। ये बताता है कि आपको मैप की ढंग से जानकारी है या नहीं है। अब आपके दिमाग में पूरा भारत का मैप आना चाहिए। तो अब देखिए इसने कौन कौन से स्टेट लिखे हैं। जब उत्तराखंड लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उत्तराखंड इनमें से किसकी सीमा को छूता है। इन ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है? तो इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों का नाम लिखा है कि किस देश को छूती है, यानी ये पांचों किसी एक देश को छूते हैं। अब कौन सा देश है? क्या उत्तराखंड कौन से? अब आपको पता है उत्तराखंड किस तरफ है? ये नेपाल के पश्चिम साइड जो है वो उत्तराखंड ही है। तो यानी म्यांमार तो नहीं आएगा और भूटान भी नहीं आएगा। ये तो आपको दोनों ऐसे क्लियर कर दिया आपने। अब बचे दो, चीन और नेपाल। अब उत्तराखंड की जो सीमा है चीन के भी लगती है और नेपाल के भी लगती है। आगे उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और सिक्किम की बात करें। तो भारत की अगर आपको स्थिति पता हो तो ये जैसे ऐसे भारत है, यहाँ ऐसे जाएंगे यूं, ये उत्तराखंड आ गया, तो ये नेपाल है और इस नेपाल के नीचे है यूपी और बिहार। यानी यूपी बिहार की सीमा चीन को तो नहीं छूती। यह आपको अच्छे से क्लियर है। तो यानी लेकिन किसको छूती है? नेपाल को जरूर छूती है। और बाकी पश्चिम बंगाल की भी लगती है और सिक्किम की भी लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो इस तरह से प्रश्न किया जाता है। नेपाल सही उत्तर है इसका। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? यह किस की राजधानी है? कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, यहां जाएंगे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो देखिए भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की भी लगती है। तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। तो ये वाले जो हैं ये पांचों प्रश्न आपके होते हैं। तो ये भारत का जो मैप है उसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें कि कौन सी बॉर्डर जो है किस की जो है किस देश की सीमाओं के लगती है। और तो इस प्रकार से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।